वह तुम ही हो एपिसोड नंबर 5। अब्बू के घर आते ही उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी, क्योंकि हाल पूछने वालों का एक लंबा सिलसिला जो सुबह दोपहर शाम आ रहे थे। आयशा बाप की तरफ से मुतमईन थी, इसलिए उसका सारा ध्यान फ़ोन की तरफ था। फैज़ आ गया था तो ज़किया की सारी तवज्जो आयशा से हटकर फैज़ की तरफ थी। कुछ दिन तो वह सहमी सहमी रही, लेकिन अब वह नॉर्मल हो रही थी, क्योंकि फैज़ उसके होने पर ऐसे रिएक्ट करता था जैसे वह वहाँ है ही नहीं। वह इस अनजानेपन पर बहुत मुतमईन थी। वाह भाई, अकेले अकेले चाय पी जा रही है, ये कौन सी बड़ी बात है, आपको भी पिलवा देते हैं। साजिया बाजी, भाई के लिए चाय लाना, साथ में कबाब भी। फैज़ ने मुस्कुरा कर रिमोट उठा लिया। कोई ख़ास मेहमान आए हैं? उसके सवाल पर आयशा ने मुस्कुरा कर उसे देखा। आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि अम्मी अब्बू एक साथ अंदर मौजूद हैं। वह भी मुस्कुराते हुए। दूसरे किचन से बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी खुशबुआँ आ रही हैं। जिया के ससुराल वाले आ रहे हैं, वह ख़ास हैं या आम, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लें। अब की बार उसने कोई कमेंट्स नहीं किया। साजिया ने ट्रे उसके आगे रखी तो उसने चाय का कप उठा लिया। कबाब का टुकड़ा मुंह में रख कर उसने एकदम से तारीफ़ की थी। वाह, कबाब तो बड़े मज़े के हैं। साजिया के हाथ में तो जादू आ गया है। अपनी तारीफ़ पर साजिया की बत्ती सी बाहर आ गई थी। जादू तो है मेरे हाथ में, लेकिन कबाब और चाय जिया बाजी ने बनाए हैं। वह जो बड़े मज़े से कबाब खा रहा था, एकदम से उसके मुंह और हाथ को ब्रेक लगा था। उसने कबाब का बचा हुआ टुकड़ा और चाय का कप वापस ट्रे में रख दिया। क्या हुआ भाई? उसके बदलते मूड पर साजिया ने हैरान होकर पूछा। कुछ नहीं, मुंह का जायका ख़राब हो गया, उठा लो इसे। वह ट्रे पीछे ढकेल कर खड़ा हो गया। साजिया ने हैरानी से उसे देखकर ट्रे उठा ली, जबकि नफ़रत के इस इजहार पर जिया के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। कामरान के घर वालों की खातिरदारी करने में उसने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। वह खुद को जितना खुश जाहिर कर सकती थी, कर रही थी। वह फैज़ को बताना चाहती थी कि अब उसके ऐसे रिश्ते हैं जिसमें वह भरोसे के काबिल है, लेकिन वह बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। वह शायद हस्सान की वजह से यहाँ बैठा हुआ था। तब ही साजिया के साथ उबैद अंकल, जो इकराम अली के दोस्त होने के साथ साथ उनके ख़ानदानी वकील भी थे, अंदर आए थे। अरे उबैद अंकल, आप। सबसे पहले उन पर हस्सान की नज़र पड़ी, जबकि घर वालों के साथ अजनबी सूरतें देखकर वह एक पल के लिए रुक गए। माफ़ी चाहता हूँ, लगता है गलत वक्त पर आ गया। अरे कोई बात नहीं उबैद, घर वाली बात है, अपने ही रिश्तेदार है। आओ ज़किया, उबैद, चाय बनाओ उबैद के लिए। अंकल, आप अचानक खैरियत? सवाल हसन की तरफ से आया था। हाँ बेटा, गुड न्यूज़ थी। सुबह तक इंतज़ार नहीं हुआ तो अभी आ गया। उन्होंने अपने लेदर बैग से फ़ाइल निकालते हुए कहा। इस घर को गिरवी रख कर तुमने जो रकम ली थी वह पे हो गई है, इसलिए घर दोबारा ट्रांसफ़र के पेपर्स तैयार करके सीधा इधर ही आ रहा हूँ। मुबारक हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसको फ़ाइल पकड़ाई। वह इतना हैरान हुआ कि एकदम से बाप का चेहरा देखा, लेकिन वह भी उसकी तरह हैरान थे। लेकिन अंकल कैसे? बेटा फैज़ ने पे किए हैं। बताया नहीं उसने? हस्सान के साथ इकराम अली ने भी हैरत से उसे देखा, जो बेपरवाही से चाट खाने में बिजी था। ज़रूरी साइन करवा कर उबैद साहब चले गए। हस्सान और फैज़ उन्हें गेट तक छोड़ने गए। यह आपका बेटा बाहर होता है। नुसरत के लहजे में फैज़ के बारे में जानने के लिए बेचैनी थी, जबकि ज़किया फ़ख्र से फैज़ की तारीफ़ों के पुल बांध रही थी। फ़ोन बंद करने के बाद वह कितनी देर तक सोच भरी नज़रों के सामने क्यारियों में लगे पौधों को देखता रहा। आहट पर उसने मुड़कर देखा। हस्सान को आता देखकर वह मुस्कुरा दिया। अकेले क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। हस्सान कहकर खामोश हो गया। फैज़, तुमने इतने पैसे का बंदोबस्त कैसे किया? जादू से, वह मुस्कुराकर बोला। मैं मजाक नहीं कर रहा हस्सान वाकई परेशान था। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? डाका नहीं मारा, दोस्तों से लिया है, जाकर लौटा दूंगा। हस्सान खामोश हो गया। क्या सोच रहे हो? फैज़ ने उसका झुका सर देखकर पूछा। तुम नहीं जानते फैज़, पिछले 2 बरसों से कितना परेशान था। अकेले इन परेशानियों से लड़ते लड़ते थक गया था। तुम आए हो तो ऐसा लगता है मेरे आसपास कहीं प्रोटेक्शन शील्ड बन गई हो। मैं सेफ़ हो गया हूँ। फैज़ कहा लगाकर हंस पड़ा था। अच्छा लगा यह सुनकर। वह मज़े लेते हुए बोला। चलो, किसी को तो मेरी कद्र हुई, वरना बहुत बेआबरू
करके घर से निकाला गया था। वह गलती तुम्हारी थी फैज़। तुम जिया से नफ़रत करते थे। ये नफ़रत जाहिर करने का तरीका गलत था। फैज़ ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर मुस्कुराकर सर झटक दिया। वह क्या है ना हसन कि हमेशा लड़कियां ही मजलूम नहीं होती, और मैं इतना नेक तो नहीं हूँ जिसकी गवाही फरिश्ते आकर दे। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी नगमा बेगम कैसी हैं? अम्मी अब्बू को बताया उसके बारे में? हाँ यार, हसन ने बालों में हाथ चलाते हुए कुर्सी की बैक से टेक लगा ली। गमे रोज़गार ने कहीं का ना छोड़ा। वह तो रोज़ मुझे धमकी देती है, छोड़ दूंगी, मगर घर के हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे कि अम्मी अब्बू से बात करता। ऊपर से अम्मी तुम्हारी वजह से इतनी परेशान थी, उन्होंने अब्बू से बात करना छोड़ दी थी। ऐसे में मैं शादी की बात करता तो सर फाड़ देना था अम्मी ने मेरा। फैज़ एक बार फिर हंस पड़ा था। चलो बेफिक्र हो जाओ, मैं आ गया हूँ, ये मसला भी हल कर जाऊँगा। कहाँ जाओगे? हसन चौंक कर उसे देखने लगा। अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा फैज़, वह धमकी वाले अंदाज में बोला। यार, वहाँ मेरी तो बहुत अच्छी जॉब है, उसे नहीं छोड़ सकता। कोई जॉब हमसे बड़ी नहीं हो सकती फैज़, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। अब्बू मुंह से कहते नहीं, लेकिन वह बीमार भी तुम्हारी जुदाई में हुए हैं, और जब सुकून में मैं उनके चेहरे पर देखता हूँ जो तुम नहीं देख सकते। छोड़ो इस बात को, इस बारे में बाद में बात करते हैं। चलो बाहर चलते हैं, मूड हो रहा है बाहर से खाने का। वह उठते हुए बोले, बाकी सभी को भी बुला लूँ, उनके लिए पैक करवा लेंगे। वह हसन और जकिया के साथ अभी बाजार से होकर आया था और काफ़ी थक गया था। तौबा है अम्मी, आपने तो थका दिया। खाला क्या पहली बार आ रही हैं जो आपने उनके लिए वेलकम के लिए आधा बाज़ार ख़रीद लिया? फैज़ की बात सुनकर वह मुस्कुरा दी। हाँ, पहली बार नहीं आ रही हैं, लेकिन ख़ास मकसद के लिए आ रही हैं। आयशा और मुदस्सिर के निकाह के लिए। ज़िया शरबत बनाकर लाई थी। जकिया और हसन को देने के बाद वह फैज़ की तरफ आई थी, जिसने उसकी तरफ देखे बगैर सर नहीं में हिला दिया। वह ट्रे लेकर वापस मुड़ गई। वैसे अम्मी, उसूलन तो शादी हसन की होनी चाहिए थी, वह बड़ा है। फैज़ ने हसन को आंख मारते हुए कहा। हाँ, तो मैं खुद ऐसा चाहती हूँ, लेकिन ये नहीं मान रहा था। उसको छोड़े अम्मी, यह तो है ही बहुत शर्मीला। इसके लिए मैं खुद लड़की पसंद करूँगा, और आप लोगों को मानना पड़ेगा। जिससे शादी करनी है उससे पूछ लो, उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। क्यों हसन? फैज़ के पूछने पर हसन ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट को रोका था। बस जो भी हो, अम्मी को पसंद होनी चाहिए। अरे मैं पसंद करूँगा तो अम्मी इनकार नहीं करेंगी। क्यों अम्मी? बिल्कुल जैसे मेरा बेटा कहेगा वैसा होगा। ज़किया ने कुर्बान होती नज़रों से फैज़ को देखा, और फैज़ ने मुस्कुराती नज़रों से हसन को, जिसने भवें चढ़ाकर उसे दाद दी थी। मेरा ख्याल है इकराम साहब पहले जिया की शादी करेंगे, और जितने लालची वह लोग हैं, अगर उनके हाथों कुछ बच गया तो तुम लोगों की भी बारी आ जाएगी। वैसे अम्मी, आपने गौर किया, वह कुछ ज़्यादा ही लालची है। गौर करने की ज़रूरत नहीं, मुंह खोलते हैं तो असलियत सामने आ जाती है। तो आप अब्बू को मना क्यों नहीं करती? हसन के कहने पर सापर में कपड़े रखती ज़किया ने रुक कर उसे देखा। तुम्हें क्या मैं पागल लगती हूँ जो मैं तुम्हारे अब्बू से ऐसी बात करूँ? फिर मेरे पर एक फ़तवा लग जाएगा कि मैं उससे जलती हूँ। उन्हें खुद भी नज़र आ रहा है, लेकिन वे जिया की वजह से चुप हैं, क्योंकि वह रिश्ता उसकी मर्ज़ी से हुआ है, और मैं नहीं चाहती उसका रिश्ता मेरी वजह से ख़राब हो। वाह अम्मी, जिया को लेकर आपकी सोच काफ़ी बदल गई है। हसन ने शरारत से मुस्कुराते हुए उन्हें देखा तो वह मुस्कुरा दी। मैंने खुदा से वादा किया था, मेरा फैज़ वापस आ गया तो मैं अपना दिल सब की तरफ से साफ़ कर लूँगी। और जिया, उसने तो कभी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी, और इकराम साहब की बीमारी में उसने उनकी और मेरी बहुत खिदमत की है। और दूसरा, फैज़ ने जो उसके साथ किया उसने कभी जताया नहीं, यह उसका बड़प्पन है। खैर, इतना कहकर वह खामोश हो गई। तभी जिया ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुई थी। उसने ये बात सुनी थी, और नज़रें एकदम से उसकी तरफ उठी थी, और फैज़ ने भी उसी वक्त उसी तरफ देखा था। क्या था उसकी आंखों में? जिया का पूरा वजूद सुन पड़ गया था। वह रोज़ ताने सुनता था, क्यों नहीं बेनकाब करता, क्यों उसके किरदार पर कचरा नहीं उछालता जैसे उसने उछाला था। वह चला गया था तो वह ज़मीर की फटकार का शिकार थी, वह आ गया था तो अपनी ही नज़रों में गिर गई थी, वह वहीं से वापस मुड़ गई थी। वह काफ़ी गुस्से में आयशा के कमरे की तरफ बढ़ी थी, लेकिन अंदर से आती जिया की आवाज़ पर वह एकदम से रुकी थी। तुम कल इतना लेट आई थी? हाँ, दूसरी तरफ से आयशा की आवाज़ थी। कहाँ गई थी? अपने दोस्त नाजिया की तरफ। अम्मी को बताया था? वह तुमने आंटी को बताया था, लेकिन तुम नाजिया के घर नहीं गई थी, कहीं और गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? आयशा ने गुस्से से देखा।
तुम कल जिस लड़के के साथ गई थी मैं जानती हूँ, तुम मेरी जासूसी कर रही थी। आयशा एक पल के लिए घबराई, लेकिन दूसरे पल वह गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी। जासूसी नहीं कर रही थी, सिर्फ तुम्हें बताना चाहती हूँ वो लड़का अच्छा नहीं है। मैं उसे यूनिवर्सिटी में कई बार देख चुकी हूँ, कई लड़कियों से उसकी दोस्ती है और वह बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, वह बदलिहाजी से बोली। आयशा प्लीज़ समझने की कोशिश करो, कुछ दिन में तुम्हारा निकाह होने वाला है। आंटी और मुदस्सिर भाई तुम्हें कितना पसंद करते हैं और मुदस्सिर भाई कितने अच्छे। अच्छा, वह मजाक के अंदाज में मुस्कुराई। तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है मुदस्सिर, तुम कर लो उससे शादी। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं, मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ, मैं नोबी से ही शादी करूँगी। अगर किसी ने मुझसे ज़बरदस्ती की तो मैं घर छोड़कर चली जाऊँगी। ज़किया ने एकदम से मुट्ठी भींचकर खुद को अंदर जाने से रोका था। कुछ खुदा का खौफ करो आयशा, अब्बू की हालत देखो, आंटी का सोचो। मुझे किसी की परवाह नहीं और प्लीज़ तुम अपना मुंह बंद रखो। ठीक है, फिर मैं आंटी को बता देती हूँ। तुम्हारी बात का यकीन कौन करेगा, वह तंजिया अंदाज में देखते हुए बोली। तभी ज़किया दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। आयशा बेटा, खाला कब से नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, आओ। आयशा ने एक गुस्से से भरी नज़र जिया पर डाली और बाहर निकल गई, जबकि ज़किया बाहर निकलने के बजाय जिया के सामने आ खड़ी हुई थी। जिया ने घबरा कर उन्हें देखा। वह लड़का तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है? नहीं आंटी, मैंने अक्सर उसे वहाँ देखा है। उमेरा ने मुझे उसके बारे में बताया, क्योंकि उसकी दोस्त की बहन के साथ भी उसकी दोस्ती है। उसने ढके छुपे अंदाज में और लफ्ज़ यूज़ करके उस लड़के की असलियत बताई थी। ज़किया ने एकदम से अपने माथे पर हाथ मारा था। तुम्हें पता था जिया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वह एकदम से उसे बाजुओं से थाम कर बोली। मैंने कितनी बार कोशिश की है, लेकिन अगर मैं आपको बताती तो क्या आप मेरा यकीन करती? उसकी आंखों में आंसू थे। ज़किया ने हाथ बेजान होकर नीचे गिराए थे। क्या करूँ अब मैं? उन्होंने बेड पर बैठते हुए अपना सर थाम लिया। जिया होठ काटती उनको देखती रही, फिर वह चेहरे पर हाथ फेर कर खड़ी हो गई। जिया, तुम उस पर नज़र रखो, अगर अब यह उस लड़के से मिले तो मुझे बताओ, मैं उसका वही हाल करूँगी, याद करेगी। लेकिन अपने अब्बू हसन और फैज़ से जिक्र मत करना। जी आंटी, वह सिर हिलाकर बोल गई तो वह गहरा सांस लेकर बाहर निकल गई। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए हवा में अभी थोड़ी नमी थी। वह अपने नोट्स और चाय का कप लेकर बाहर लॉन में आ गई। चाय पीते हुए वह आयशा के बारे में ही सोच रही थी, जब किसी को करीब महसूस करके उसने पीछे मुड़कर देखा। रेहाना खाला खड़ी थी। वह जल्दी से खड़ी हो गई। अरे खड़ी क्यों हो गई, बैठो। वह उसे बैठने का कहकर खुद भी उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। खाला, कुछ चाहिए था आपको? नहीं बेटा, नींद नहीं आ रही थी, सोचा ज़किया से गपशप कर लूँ, मगर वह तो शायद सो गई है। बाहर तुम नज़र आई तो सोचा तुमसे गपशप कर लूँ। क्या कर रही थी तुम? वह बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा पढ़ लूँ। अच्छा किया, वैसे भी तुम्हें शुरू से ही पढ़ने का बहुत शौक़ है। जी, वह मुस्कुरा कर बोली। सुना है निकाह है तुम्हारा, मुबारक हो। थैंक यू आंटी, कैसे लोग हैं? अच्छे हैं। अच्छा, वह जैसे हैरान हुई। ज़किया तो बता रही थी काफ़ी लालची लोग हैं। पता नहीं वह पूछ रही थी या बता रही थी, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। खैर छोड़ो, मुझे तो तुम पसंद थी। मैंने ज़किया से कहा भी था कि हसान के लिए सोचे, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर पता चला फैज़ तुम्हारी वजह से घर छोड़कर चला गया है। जी, ज़किया के चेहरे का रंग उड़ गया था। बाहर आती ज़किया और फैज़ रुक गए। यह आपसे किसने कहा? जिया को अपनी ही आवाज़ अजनबी लगी। अरे भाई, ख़ानदान से उड़ती उड़ती खबर दुबई भी पहुंची थी कि फैज़ तुमसे शादी करना चाहता था। इकराम ने मना कर दिया तो वह घर छोड़कर चला गया। अब तुम्हारी बात तय हो गई है तो ज़किया ने उसे वापस बुला लिया है, और मुझे पता है ज़किया ने ऐसा किया होगा क्योंकि वह तुम्हें पसंद नहीं करती। वाह अम्मी, क्या बीबीसी फैलाई है कि क्या बीबीसी फैमिली पाई है आपने? फैज़ ने माँ के कान में धीरे से कहा। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। फैज़ भाई ने बाहर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, उनका एडमिशन हो गया था, इसलिए वह चले गए। उसकी दी हुई इन्फॉर्मेशन पर वह बदमज़ा हुई थी। अच्छा, एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? उनके अंदाज़ पर जिया की धड़कन तेज़ हो गई थी। जी, बड़ा मरा मरा सा जी उसके हलक से निकला था। यह आयशा को क्या हुआ है, बड़ा बदल गई है, सीधे मुंह बात नहीं कर रही। कल से आई हूँ, मजाल है 2 मिनट भी मेरे पास बैठी हो। ज़किया से बात करूँ तो वह हंसकर टाल जाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आंटी, असल में पिछले दिनों अब्बू की तबीयत इतनी ख़राब रही है, बस उसी वजह से आयशा अपसेट है, वरना आपके आने का तो सुनकर वह बहुत खुश थी। अच्छा लगता तो नहीं? वह मुँह ही मुँह में बड़बड़ाई। ज़किया ने अफसोस से सर हिलाया। वही हुआ जिसका डर था। तभी ज़किया जाली वाला दरवाज़ा धकेलकर सीधे लॉन में आई थी और उनके पीछे फैज़ था। आपा, आप यहाँ हैं? मैं आपको अंदर ढूंढ रही थी, वह खुशमिजाजी से बोलती हुई
उनकी साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। मुझे लगा तुम सो गई हो, इसलिए बाहर जिया के पास आ गई। जिया ने जल्दी से अपने नोट और चाय का मग उठाया। गुड नाइट, वह किसी की तरफ देखे बगैर जल्दी से कहकर अंदर की तरफ बढ़ गई थी। दस्तक के बाद दरवाज़ा खुला तो जादू भरी खुशबू का एक झोंका अंदर आया और बातों में बिजी माँ बेटे ने चौंक कर सामने देखा। जकिया के साथ फैज़ को बैठा देखकर जिया वहीं रुक गई। आंटी, उमेरा ने कुछ शॉपिंग करनी थी, वह मुझे लेने आई है, मैं चली जाऊँ? हाँ ठीक है, जाओ। वह मुड़ने लगी थी जब जकिया की आवाज़ पर रुक कर उन्हें देखने लगी। कामरान से तुम्हारी बात हुई है? वह ना समझी में उन्हें देखने लगी, फिर सर नहीं में हिलाया। तुम्हें पता है कि कामरान की अम्मी का फ़ोन आया था, अपनी बेटी के लिए वह फैज़ का रिश्ता मांग रही हैं। अचानक उसको याद आया कि उसकी फैमिली में अदले बदले का रिवाज है और जिस तरह के रंग जिया के चेहरे पर आए थे उससे साफ जाहिर हो रहा था उसके फरिश्तों को भी इस बात की जानकारी नहीं। मुझे लगता है तुम्हें नहीं पता इस बात का, और इकराम को भी इस बात की जानकारी नहीं है, और ना ही मैं चाहती हूँ कि उनको पता चले, फैज़ के लिए कोई और मसला बने। जहाँ तक तुम्हारे रिश्ते की बात है, यह तुम्हारी और तुम्हारे अब्बू की ख्वाहिश थी, वरना ऐसे लालची लोगों को मैं एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त ना करूं। जिया ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, और उनका लालची होना उसका जुर्म हो गया। यह रिश्ता कभी नहीं हो सकता। बेहतर है तुम कामरान को अपने तरीके से समझाओ, यही तुम्हारे रिश्ते के लिए बेहतर होगा। जी। वह झुक के सर के साथ बस इतना कह सकी थी और बाहर निकल गई। अंदर जो बड़े बर्दाश्त से खड़ी थी, बाहर निकलते ही आंसू की लड़ी की सूरत में आंखों से निकलकर गालों पे फैल गए थे। गेट के पास खड़े होकर उसने दुपट्टे से अच्छी तरह चेहरे को साफ किया और बाहर निकल गई। तुम्हें क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? उमेरा ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा। हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा सा फ्लू है, कहने के साथ उसने चेहरा शीशे की तरफ मोड़ लिया। उमेरा को अंदाज़ा हो गया कि वह परेशान है, लेकिन उसने इस वक्त कुछ नहीं पूछा। 2-3 दुकानें रिजेक्ट करने के बाद वह चौथी बुटीक में घुसी थी। वह एक रैंक में लगे कुर्ते उलट पलट कर रही थी। कामरान की आवाज़ सुनकर वह चौंक कर पलटी थी। उसका चेहरा देखकर उसने उमेरा को देखा, जो इशारे से बता रही थी कि उसने नहीं बुलाया। लगता है मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई। कामरान के संदिग्ध अंदाज पर उसने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराकर उसे देखा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस आपको अचानक देखकर हैरत हुई। हैरत तो होगी, क्योंकि तुम मुझे नज़रअंदाज कर रही हो, ना फ़ोन उठाती हो, ना मिलती हो। मैं आपको बता चुकी हूँ कि शादी से पहले मेरे नज़दीक यह ठीक नहीं। ओह, वह भवें उचकाकर उसे देखने लगा। यह अब तुम फैसला करोगी कि क्या ठीक लगता है और क्या नहीं। जिया ने नज़रें उठाकर उसका चेहरा देखा। क्यों? मुझे यह हक़ नहीं कि मैं अपने लिए फ़ैसला करूं कि मुझे क्या ठीक लगता है और क्या नहीं। तुम मेरी बीवी हो, क्या मुझे हक़ नहीं कि मैं तुमसे आज़ादी से मिल सकूं? हमारा निकाह हुआ है कामरान, रुखसती नहीं। हर घर की कुछ लिमिट्स होती है, और मुझे नहीं लगता मेरे घर वालों को मेरा आपसे यूँ मिलना जुलना पसंद आएगा। मुझे पता होता तुम और तुम्हारे सो कॉल्ड घर वाले, जिनमें से कोई तुम्हारा सगा रिश्तेदार भी नहीं, इतनी बैकवर्ड सोच के मालिक हैं, मैं कभी तुमसे निकाह की गलती ना करता। जिया ने अफसोस से उस उकताए हुए इंसान को देखा। कहना तो वह भी चाहती थी कि उसे पता होता इतने लालची और छोटी सोच के लोग हैं तो वह कभी खुद निकाह ना करती, लेकिन वह होठ को सख्ती से दबाए खड़ी रही। मुझे लगता है मैं ही पागल था जिसने सारे घर वालों के झगड़े मोल लेकर तुमसे निकाह किया, और तुम्हें मेरे जज्बात की कोई परवाह नहीं। मैंने ऐसा क्या किया है जिससे आपको लगता है मुझे आपकी परवाह नहीं? वह नाराज़गी से बोली। जिया, सब लोग इधर ही देख रहे हैं, बाहर चलकर बात करते हैं। कब से खामोशी से देखती उमेरा धीरे से उसके कान पर आकर बोली। कामरान ने नज़र घुमाकर पीछे देखा। वाकई वहाँ लोग खड़े थे और उन्हें ही देख रहे थे। वह कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया, जबकि कब से बर्दाश्त करती कि जिया की आंखों में आंसू आ गए थे। प्लीज़ जिया, रोना नहीं, आराम से जाकर बात करो। क्या बात करूँ मेरा? आज तुमने भी देख लिया, जब से निकाह हुआ है कामरान का रवैया मेरे साथ ऐसे ही है, जैसे मैं उसकी कोई खरीदी हुई गुलाम हूँ। यह मत करो, वह मत करो। मैंने तो न बात करनी छोड़ दी है कि मेरे मुँह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे उसे कोई खराबी हो। अब उन लोगों ने नया शोशा छोड़ दिया है, फैज़ का रिश्ता मांग रहे हैं। तुम बताओ क्या मैं कर सकती हूँ? इज्जत के लिए यह रिश्ता किया था, मगर इस ताल्लुक़ के बाद से मेरी हैसियत 2 कौड़ी की होकर रह गई है। चलो शाबाश, हौसला करो, जाओ और प्यार से बात करो। उमेरा ने प्यार से समझाकर बाहर ले आई उसे। वह आइसक्रीम पार्लर के बाहर खड़ा उनका इंतज़ार कर रहा था। उसकी रोती हुई आंखें उसने देख ली थी।
इसलिए कुछ देर तक बोला नहीं। आई एम सॉरी जिया, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारा रवैया भी तो अजीब है। लोगों की मंगनी होती है तो वह इतने फ्रैंक होते हैं, और तुम निकाह के बाद भी इतनी रिजर्व होकर रह गई जैसे मैं कोई गैर हूँ। जिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी के से सामने रखे मेनू कार्ड को देखती रही।